एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर। जी, और ये विषय है मध्य प्रदेश की जनजातियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे यूनिट 10 से जुड़े हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि उस पूरी सोच को समझना है जिसके तहत ये ढांचा बना है। सही कहा, जनजातीय पहचान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का पूरा ढांचा। और मैं बता दूं कि इस विषय की खासियत ये है कि यहाँ से तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल और आर्टिकल बेस्ड प्रश्न सीधे बनते हैं। और आजकल का ट्रेंड भी तो यही है। बिल्कुल, परीक्षाओं में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स पे खास ध्यान दिया जा रहा है। ये एक तरह से स्टैटिक जीके का हिस्सा है। एक बार समझ लिया तो पूरे अंक पक्के। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले पहचान। संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कैसे करता है? देखिए, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। जी। संविधान का जो अनुच्छेद 366-25 है, उसमें अनुसूचित जनजाति का जिक्र तो है, पर कोई साफ सुथरी परिभाषा नहीं है। अच्छा, तो फिर? वो बस इतना कहता है कि अनुसूचित जनजातियां वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत माना गया है। मतलब परिभाषा की गेंद अनुच्छेद 342 के पाले में डाल दी गई। तो फिर ये अनुच्छेद 342 क्या है? अनुच्छेद 342 ही कह सकते हैं असली चाबी है। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस तरह की शक्ति? कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल से सलाह करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी जनजाति को उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। ओ, तो ये सूची राज्य विशेष होती है? हाँ। मतलब जो जनजाति मध्य प्रदेश में एसटी है, जरूरी नहीं कि वो किसी और राज्य में भी एसटी मानी जाए। बिल्कुल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और एक बार राष्ट्रपति ने सूची अधिसूचित कर दी तो उसमें कोई भी बदलाव सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है, कानून बनाकर। ठीक है, तो पहचान की प्रक्रिया तो साफ हो गई। अब आते हैं सुरक्षा पर। शोषण के खिलाफ क्या सुरक्षा कवच देता है हमारा संविधान? संविधान निर्माताओं ने, आप देखिए, एक त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच बनाया। त्रिस्तरीय? हाँ। पहला, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी। जी, ये सामाजिक भेदभाव से बचाता है। दूसरा है अनुच्छेद 23। इसमें क्या है? ये मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। और तीसरा स्तर? तीसरा अनुच्छेद 24, जो बच्चों के लिए है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। वाह, मतलब गरिमा, श्रम और भविष्य तीनों की सुरक्षा की गारंटी। एकदम। और इसी में एक और कड़ी है, अनुच्छेद 25(2)(a). वो क्या कहती है? वो ये सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक प्रकार की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुए वो अधिकार जो शोषण से बचाते हैं। लेकिन सिर्फ बचाना तो काफी नहीं है, आगे बढ़ने के मौके देना भी जरूरी है। यहीं से एम्पावरमेंट की बात शुरू होती है ना? बिल्कुल। और सशक्तिकरण का पहला स्तंभ है शिक्षा और संस्कृति, अनुच्छेद 29। हाँ, ये तो फंडामेंटल राइट है। जी, ये नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी हैं, जैसे अनुच्छेद 15(4) और 46। इनमें क्या कोई फर्क है? हाँ, और ये बारीक सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को शक्ति देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बना सके। बिल्कुल, जिसमें एससी और एसटी भी शामिल हैं। और वहीं अनुच्छेद 46 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मतलब ये राज्य को निर्देश देता है। हाँ, ये निर्देश देता है कि एससी, एसटी और दूसरे कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा दे। तो एक सामाजिक शैक्षणिक है और दूसरा शिक्षा और अर्थ पर केंद्रित है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और अनुच्छेद है 350 का, मातृभाषा वाला। जी, ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति के बाद आते हैं सशक्तिकरण के सबसे चर्चित पहलू पर, रिजर्वेशन। और संविधान ने यहाँ भी एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है, जो राष्ट्रीय स्तर से जमीनी स्तर तक जाती है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है अनुच्छेद 330, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और राज्यों के लिए? राज्यों के विधानसभाओं के लिए यही प्रावधान अनुच्छेद 332 में है।
और आप अंदाजा लगाइए, MPPSC 2025 में ये सवाल पूछा भी गया था। अरे वाह। जी, और फिर अनुच्छेद 334 है जो इस आरक्षण की समय सीमा निर्धारित करता है। अच्छा, तो ये राजनीतिक शक्ति सिर्फ दिल्ली या भोपाल तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में और अनुच्छेद 243T के तहत नगरपालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है। सही। अब बात करते हैं सरकारी सेवाओं की। नौकरियों में हिस्सेदारी का क्या? उसके लिए अनुच्छेद 335 है। ये कहता है कि संघ और राज्य की सेवाओं में जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाएगा। और वो बैकलॉग वैकेंसीज, उसके लिए अनुच्छेद 16(4) है, जो सरकार को पिछली भर्तियों के खाली रह गए आरक्षित पदों को भरने की व्यवस्था देता है। ठीक है। तो अब तक हमने पहचान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात की, लेकिन जनजातीय जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जमीन, जंगल और जल से जुड़ा है। उनके क्षेत्रों में स्वशासन के लिए क्या व्यवस्था है? यहीं पर संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका आती है। अनुच्छेद 244? जी, अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है ना? हाँ, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू नहीं होता। और अभी ये कितने राज्यों में लागू है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण करना। तो फिर उन 4 राज्यों का क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उन 4 राज्यों के लिए है 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के तहत। बिल्कुल। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक भी है, ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और इन सबको चलाने के लिए आर्थिक मदद? उसके लिए है अनुच्छेद 275, जो केंद्र से इन राज्यों को अनुदान सहायता यानी ग्रांट्स का प्रावधान करता है। स्वशासन की बात हो और पीसा एक्ट का जिक्र न हो, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही क्रांतिकारी कानून है। इसका पूरा नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 है ना? जी। और इसका उद्देश्य था संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना। और इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये ग्राम सभा को, मतलब सीधे गांव को, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त करता है। ये किस समिति की सिफारिश पर आया था? ये भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इसे 15 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया गया। 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद TSC का भी जिक्र है। हाँ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसका गठन 5वीं अनुसूची के तहत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इसका काम क्या है? ये जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए राज्यपाल को सलाह देती है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। और इसकी संरचना? कुल सदस्यों में से 3/4 मतलब 15 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि यानी MLAs होने चाहिए। ठीक है, तो अधिकार, सशक्तिकरण, स्वशासन सब हो गया, लेकिन ये सब सही से काम कर रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कौन करता है? वॉचडॉग कौन है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, राइट? जी बिल्कुल। मूल संविधान के अनुच्छेद 338 में सिर्फ एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। बस एक अधिकारी? हाँ। फिर 1978 में एक गैर सांविधिक आयोग बना। फिर आया 65वां संशोधन 1990 में। उसने क्या किया? उसने इसे एक संवैधानिक बहुसदस्य निकाय बनाया। लेकिन तब SC और ST आयोग संयुक्त थे। और ये अलग कब हुआ? ये हुआ 89वें संविधान संशोधन 2003 से। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसी से अनुच्छेद 338A या 338 का जोड़ा गया और 19 फरवरी 2004 को NCST एक अलग निकाय के रूप में बना। इसकी संरचना कैसी है? इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5। और कोई शर्त? हाँ, अध्यक्ष अनिवार्य रूप से ST वर्ग का होना चाहिए और उपाध्यक्ष और सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति ST वर्ग से होने चाहिए। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, कार्यकाल 3 साल का होता है। और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार नियुक्त हो सकता है। इसकी शक्तियां कैसी हैं? जांच करते समय इसे सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है? ये अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। ये तो हुई राष्ट्रीय आयोग की बात। क्या मध्य प्रदेश का भी अपना कोई राज्य आयोग है? हाँ बिल्कुल है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे याद रखना जरूरी है। वो क्या? राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एक सांविधिक यानी स्टेट्यूटरी निकाय है। अच्छा, मतलब ये संविधान से नहीं बना? नहीं, ये राज्य विधानसभा के एक कानून मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत बना है। इसकी स्थापना कब हुई? 29 जून 1995 को। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 साल का। ठीक है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अलग जनजातीय मंत्री का भी तो प्रावधान है। हाँ, अनुच्छेद 164(1) के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में। और वो अनुच्छेद 371? वो भी विशेष प्रावधान करता है, जैसे 371 क नागालैंड के लिए, ख असम के लिए और ग मणिपुर के लिए। और मध्य प्रदेश में जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए भी तो कुछ खास अभिकरण बने हैं। जी बिल्कुल। प्रदेश में कुल 11 विकास अभिकरण हैं जो पीवीटीजीज पर केंद्रित है। सबसे ज्यादा किसके लिए है? सबसे ज्यादा 8 अभिकरण सहरिया जनजाति के लिए हैं, मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में। और बैगा और भारिया के लिए? बैगा जनजाति के लिए 6 क्षेत्रों में अभिकरण है, जैसे मंडला, डिंडोरी, और भारिया के लिए सिर्फ 1 है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालना हो एक क्विक रिवीजन के लिए, तो किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो 3 अनुच्छेद कंठस्थ होने चाहिए, 330, 332 और 338 ए। लोकसभा, विधानसभा और एनसीएसटी। बिल्कुल। संशोधनों में 89वां संविधान संशोधन सबसे अहम है, जिससे एनसीएसटी बना। हाँ, और पैसा एक्ट का साल 1996 और भूरिया समिति का नाम, ये सीधे पूछे जाते हैं। और कोई ऐसी जगह जहां गलती हो सकती है? हाँ, एनसीएसटी के सदस्यों की संख्या 1+1+3 और उनका कार्यकाल 3 वर्ष। इन आंकड़ों को लेकर बिल्कुल साफ रहना चाहिए। और राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के बीच का फर्क, संवैधानिक बनाम सांविधिक। आपकी अंतिम सलाह क्या होगी? अंतिम सलाह ये कि अनुच्छेदों और उनसे जुड़े प्रावधानों की मैचिंग वाले प्रश्नों का खूब अभ्यास करें। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। संविधान ने तो एक बेहतरीन ढांचा तैयार किया है, लेकिन एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है, कानूनी प्रावधानों और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को कैसे भरा जा सकता है? जरूर सोचिएगा। ऐसी क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।